हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं अभी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय के मेन कैंपस सवर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BCECE का फॉर्म निकल चुका है और अभी फिलअप भी हो रहा है, तो आप लोग जाएं और फॉर्म फिलअप सही से करें, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप लोग सावधानी से फॉर्म को फिलअप करें और अपनी दिशा की ओर, अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। और मैं इस YouTube चैनल पे एग्री गाइडेंस पे आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको BCECE की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम मुख्य रूप से जो BSc में एडमिशन के लिए होता है, मेरे इस YouTube चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। तो मेरे इस YouTube चैनल पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि किस प्रकार से BCECE में सवाल आते हैं और कहां से सवाल पूछे जाते हैं। और भी जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टीचर हैं जिन्होंने BHU को क्रैक किया है, जिन्होंने ICR को क्रैक किया है, उन लोगों के द्वारा भी आपको BCECE की तैयारी, BHU का, ICR या जेट हो, यूपी कैडेट हो, उन सब के द्वारा आपको हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड के NCERT से क्लास 12 का प्रथम चैप्टर का ये हमारा छठा लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे पौधों के वर्गीकरण का, उसके इकोलॉजी के आधार पर या उसके पारिस्थितिकी के आधार पर। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको NCERT से। और BCECE में जो भी सवाल पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली यानी कि 60% आपका क्वेश्चन जो है, 60 से 70% तक क्वेश्चन जो है NCERT से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट क्रैक करके आते हैं, जो भी रैंकर्स होते हैं यानी कि जिनका रैंक अंडर 20 होता है, अंडर 20 होता है, वो यहाँ पे आते हैं। और जब उनसे जाकर के हम लोग मिलते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो अधिकतर जो थे क्लास 11 से क्वेश्चन थे, वो बायोलॉजी का हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर ये हमारा एग्रीकल्चर हो। ये बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का अधिकतर 60% जो क्वेश्चन था वो आपका क्लास 11 से पूछा गया था और क्लास 12 से पूछा गया था, दोनों को मिलाकर। और केमिस्ट्री का बात करें तो ये दोनों से सेम ही क्वेश्चन था, हालांकि 12 से ही ज़्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि 60% आपका जो है 12 से है तो 40% लगभग केमिस्ट्री से। तो अधिकतर क्वेश्चन जो है हमारे कहाँ से आते हैं, NCERT से ही आते हैं। और जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आपको अलग अलग शिक्षकों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपने अनुभव के आधार पर आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए और कौन कौन से सवाल जो होते हैं वो अधिकतर जो है BCECE में पूछे जाते हैं, या फिर वो BCECE हो या BHU हो, ICR हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दे करके यहाँ आए तो उनको बहुत सारा अनुभव है कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। और मैं भी आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि किस प्रकार से BHU हो, ICR हो, BCECE हो, उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेहनत तो करते हैं, बहुत अच्छी तरीक़े से मेहनत करते हैं, जितना वो कर पाते हैं उतना मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन किसी न किसी वजह से रुक जाता है। और वो ये होता है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका मेहनत जो है सही दिशा में नहीं होने के कारण, उनको सही दिशा में निर्देश नहीं मिलने के कारण वो क्या होते हैं कि एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो जहाँ या फिर वो जहाँ लेना चाहते हैं, मेन कैंपस में लेना चाहते हैं, सवर में लेना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो आप अपने मनचाहा कॉलेज को पाने के लिए, आप अपने मनचाहा इंस्टीट्यूट को पाने के लिए यदि आप भी इच्छुक हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल एग्री गाइडेंस से जुड़ें, जहां आपके सपनों की उड़ान मिलेगी। और यहाँ पे जो भी पढ़ाए जाएंगे वो
आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो भी कृषि से रिलेटेड आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा या और भी बहुत सारे जो अन्य परीक्षाएं हैं जो कि कृषि से संबंधित है, उसमें आपको मदद मिलेगी। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने इस टॉपिक्स पे आता हूँ। और ये टॉपिक जो क्लास 12 का हमारा है, ये भी बहुत ही आपके लिए बीसीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे अधिकतर जो आएंगे 60% क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे और वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। और जो भी एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यदि वो भी बीसीसी का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो आपको जैसे कि जो भी बीसीसी का तैयारी कर रहे हैं तो इसको यदि इनसे नोट्स बनाना होगा तो वो किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि हमारे ये जलोदीत पौधा, तो इसमें आपको मुख्य रूप से पूछ सकता है कि बताइए कि जलोदीत पौधा का उदाहरण क्या है, मरुद्भिद पौधा का उदाहरण क्या है। मरुद्भिद पौधा या उसको हम लोग बोलते हैं शुष्कोद्भिद भी बोलते हैं, मरुद्भिद बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन यदि आप इंग्लिश में जाते हैं तो सिर्फ उसको जीरोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट्स मतलब जो शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका है मीजोफाइट्स प्लांट्स, यानी कि मध्योद्भिद का उदाहरण क्या होगा। इसी प्रकार से आपके बीसीसी क्वेश्चन में आएंगे। और जो भी बीसीसी क्वेश्चन में जिस प्रकार से सवाल आते हैं, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जब लास्ट 1 महीना बच जाएगा तो आपको पूरा एनसीईआरटी का कंपाइल्ड फॉर्म में आपको जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। और ऐसे तो मैं जब भी हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा। और जो जो क्वेश्चन बीसीसी में आपसे पूछे जा सकते हैं या बिहार बोर्ड में आपसे जो पूछे जा सकते हैं या अन्य अदर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बीएचयू, आईसीआर, ये सारा हो गया, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव सवाल करवाए जाएंगे। तो जो भी बीसीसी का तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो मुख्य रूप से इसमें मेन रूप से किस पे ध्यान देंगे, तो मेन रूप से इसकी एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, उसका उदाहरण पे ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। तो एक नंबर सबसे पहला जलोदीत पौधा है। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको ऑरली बोल देता हूँ कि किस प्रकार कौन कौन से। इसके मेन रूप से कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट हैं। इसको क्लासिफाइड किया गया कितने ग्रुप में, तो इसको 4 भागों में बांटा गया। पौधों को परिस्थिति के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आपका कौन है, तो जल में रहने वाला, यानी कि जलोदभिद। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। आप लोग हिंदी को अच्छी तरीक़ा से तो कर ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इंग्लिश पे भी ध्यान दें। कहीं कहीं क्या होता है कि अधिकतर बार परीक्षाओं में वही चीज़ आपको हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे हाइड्रोफाइट लिखा हुआ है तो हाइड्रोफाइट को हिंदी में ही लिख दिया जाएगा, लेकिन वर्ड वही रहेंगे हाइड्रोफाइट्स। तो बहुत सारे लोग पढ़े हुए होते हैं जलोदभिद, लेकिन वो हाइड्रोफाइट्स आ जाने के कारण से क्या होता है, उनको लगता है कि मैं तो ये सवाल पढ़ा ही नहीं। तो यदि आप इंग्लिश पे ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन भी कम हो जाएगा और आगे तो बीएससी जब करेंगे तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जो जल में पौधा रहता है। उसके बाद जल में हो गया, तो उसके बाद आते हैं सीधे हम लोग वैसा पौधा जो बहुत ही गर्म स्थान में पाया जाता है, यानी कि जिसको बहुत पानी की कम आवश्यकता होती है, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पे पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं शुष्कोद्भिद, या हम लोग बोलते हैं उसको क्या, मरुद्भिद पौधा। उसके बाद आते हैं कि वैसा पौधा जिसे ना ही ज़्यादा पानी की जरूरत है और ना ही वो शुष्क स्थान में रह सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग मध्योदीत पौधा। उसके बाद चौथा नंबर है हमारा हेलोफाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लवणोद्भिद पौधा, जो लवण में पाया जाता है, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पे नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो उसके बाद है हमारा मध्योद्भिद। मध्योद्भिद कहने का ये मतलब हुआ कि जिसको ना ही ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही वो अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकता है, तो उसको बोलते हैं मध्योद्भिद पौधा, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफाइट्स क्रॉप्स बोलते हैं या मीजोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। ये हो गया आपका तीसरा नंबर पे। और चौथा नंबर पे है आपका हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे नमक का कंसंट्रेशन, यानी कि नमक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स प्लांट्स, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोफाइट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लवणोद्भिद पौधा। तो ये 4 होते हैं। सबसे पहला पानी में पाए जाने वाला, दूसरा हो गया आपको जो गर्म स्थानों में पाया जाता है, तीसरा हो गया ना तो उसको ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता है ना ही ज़्यादा उसे पानी की आवश्यकता है, और चौथा हो गया आपको जो ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहता है, जहाँ पे कि नमक की मात्रा अधिक होती है वहाँ रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लवणोद्भिद पौधा। तो इस प्रकार से आपको 4 ग्रुप में इसे बांटा गया। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। तो हेड्रोफाइट्स प्लांट्स यानी कि जो जल में रहता है, तो आप देखेंगे कि सिंघाड़ा कहाँ होता है, जल में होता है। उसके बाद कमल का फूल देखेंगे, ये भी कहाँ रहता है, तो जल में रहता है। तो ये 2 एग्जाम्पल है आपके किसके, हाइड्रोफाइट्स के, यानी कि जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं, जलोद्भिद पौधा। ये जो है आपका, ये बहुत बार जो है पूछा जाता है कि बताइए कि हाइड्रोफाइट्स कौन सा प्लांट्स है, या उसका उदाहरण क्या है, या जलोद्भिद पौधा का उदाहरण क्या है। उसके बाद है हम आते हैं शुष्कोद्भिद पौधा, या उसको मरुद्भिद पौधा भी बोलते हैं, क्योंकि वो मरुस्थलीय पौधा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मरुद्भिद। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा, आपका एलोवेरा हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है किसके, तो शुष्कोद्भिद का, जीरोफाइट्स का। उसके बाद आते हैं हम लोग मीजोफाइट्स में। तो जितने भी आप प्लांट्स देखते हैं नॉर्मली सामान्यतः, वो सारे के सारे कौन सा पौधा होते हैं, वो सारे के सारे मीजोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। इसमें आपका आ गया धान, आ गया गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, आम, और भी जितने फल फ्रूट्स वाले क्रॉप्स हैं, सब्जी वाले क्रॉप्स हैं, सारे के सारे ये क्या होते हैं, आपके मीजोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, मध्योद्भिद पौधा होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा नीचे लवणोद्भिद पौधा। तो लवणोद्भिद पौधा मुख्य रूप से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में पाया जाता है। वहाँ जो होता है वो लवण की मात्रा अत्यधिक होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो उस एरिया में जो भी पौधे पाए जाते हैं, जो भी जंगल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स वन बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स प्लांट्स। तो जो भी जितने भी मैंग्रोव्स प्लांट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवणोद्भिद फसल बोलते हैं, या लवणोद्भिद क्रॉप बोलते हैं। आइए चलिए अब हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो हमें लगता है कि अब आपको जो है ये चारों चीज़ पता चल गया होगा कि क्या होता है, और आज भी हो गया कि उसकी एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके, जलोद्भिद पे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो वैसे पौधा को अधिक पानी वाली जगहों पर पाई जाती है, तो उसे जलोद्भिद पौधा कहते हैं। यानी कि वैसा पौधा जो अत्यधिक जल वाले स्थानों पर पाई जाती है, उसे जलोद्भिद पौधा कहते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है सिंघाड़ा हो गया और कमल हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं शुष्कोद्भिद पौधा, वैसी फसलें जो बहुत ही शुष्क या गर्म वातावरण में पाई जाती है, उसे हम लोग शुष्कोद्भिद पौधा। और इस प्रकार से आपको जीरोफाइट्स, यहाँ पे इंग्लिश में ना लिख करके आपको जीरोफाइट्स देगा, इस प्रकार से हिंदी में ही लिख दिए जाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको थोड़ा नोट करके चलिए। ये दोनों एग्जाम्पल्स है, ये दोनों एग्जाम्पल को भी लिखेंगे। उसके बाद है मध्योद्भिद पौधा, यानी कि वैसी फसलें या मध्योद्भिद क्रॉप्स, मध्योद्भिद फसलें, वैसी फसलें जिसे सामान्य वातावरण की आवश्यकता होती है, उसे मध्योद्भिद या मीजोफाइट। इस प्रकार से आपको इंग्लिश में ना देकर क्या दे सकता है कि हिंदी में ही मीजोफाइट्स लिख सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो वैसी फसलें जिसे सामान्य वातावरण की आवश्यकता होती है, उसे मध्योद्भिद या मीजोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, और भी जितने सारी सब्जी वाली फसल है, जैसे कि आपका करेला हो गया, नेनुआ हो गया, बीन हो गया, और भी जितने प्रकार के हैं सारे जो आते हैं किसमें आते हैं, इसमें आए। आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, आपका मध्योद्भिद में आएंगे। उसके बाद है हमारा लवणोद्भिद। तो वैसी फसलें जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवणोद्भिद क्रॉप्स बोलते हैं, या लवणोद्भिद फसल बोलते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल तो आपको याद करा ही चुके हैं। ये जो कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और मैंग्रोव्स के जो जितने भी वनस्पति, यानी कि वनस्पति मतलब जितने भी वृक्ष है, वो सारे का सारा एग्जाम्पल किसमें आएंगे, आपका। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा इसका रिविजन करवा देता हूँ। सबसे पहले का हमारा क्या है, जल में रहने वाला पौधा। तो जल में रहने वाले पौधे को बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, और उसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे, सिंघाड़ा और ये
कमल। उसके बाद है हमारा शुष्कोद्भिद पौधा, जिसको हम लोग मलुद्भिद बोलते हैं या जीरोफाइट्स बोलते हैं। उसमें हमारा है नागफनी और एलोवेरा, जिसको हम लोग हिंदी में घिक्वार बोलते हैं। उसके बाद है हमारा मीजोफाइट्स, जिसमें नॉर्मल प्लांट्स आते हैं। जो भी हमारा नॉर्मल प्लांट्स है वो सीरियल्स क्रॉप हो, यानी कि अनाज वाली फसलें हो, या हमारा सब्जी वाली फसलें हो, या हमारा दलहनी तिलहनी, या फिर हमारा जो भी फ्रूट्स वाली फसलें हो, सारा का सारा इसमें मीजोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो लवणोदीप पौधा, यानी कि जो लवण में पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव्स वंश जो भी है वो किस में आएंगे, लवणोदीप पौधा में। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये मेरा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने आपको बताया कि पारिस्थितिकी के आधार पे फसलों का वर्गीकरण। पारिस्थितिकी यानी कि सबसे ये जो एक मेरा छूट रहा था कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, तो पारिस्थितिकी कहने का मतलब वो वातावरण, यानी कि ऐसा वातावरण जिसमें कोई पौधा अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है उस वातावरण के अनुसार। जैसे गर्म में रहने वाले पौधे हैं तो अब वो गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, जो जल में रहने वाले तो जल के अपने अनुसार ढाल लेते हैं। तो यानी कि वैसा वातावरण जहाँ पौधे आसानी से फल सके, फूल सके और वो अपना वृद्धि कर सके, तो उस प्रकार के वातावरण पर ही ये किया गया है कि 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग एग्री गार्डन से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी BCEC के दौड़ में और जो भी कृषि से संबंधित परीक्षाएं उसमें आप पीछे न छूट जाएं। तो हम देंगे आपके सपनों में जान, और हम देंगे आपके सपनों की उड़ान। आपका एग्री गाइडेंस के परिवार आपको देंगे आपके सपनों की उड़ान। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि इससे अधिक से अधिक बच्चा लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।